चलिए तो वापस आते हैं। हमने वर्चुअल ट्रायड बनाया था। इस वर्चुअल ट्रायड में हमने देखा था एंडोथेलियल इंजरी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो एंड हाइपरकोगुलेबिलिटी। ये तीनों कॉजेस थ्रोम्बोसिस को प्रमोट करते हैं। अब हम इन तीनों कॉजेस को डिटेल में देखेंगे। एंडोथेलियल इंजरी, एंडोथेलियल इंजरी की वजह से आपको थ्रोम्बोसिस परफॉर्म होते हुए दिखेगी एट द साइट ऑफ इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी कैसे थ्रोम्बोसिस को प्रमोट करता है? सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी करते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, होमोसिस्टिनीमिया, हाइपोक्सिया, इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे कॉजेस है जो कि एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी करते हैं। अगर एंडोथेलियल इंजरी होगी तो एंडोथेलियल सेल्स का एक्टिवेशन होगा। अगर एंडोथेलियल इंजरी होगी तो क्या होगा? एंडोथेलियल सेल्स का एक्टिवेशन होगा, या कह सकते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल सेल्स का अगर एक्टिवेशन होगा तो वो थ्रोम्बोसिस कॉज करेगा। पर कैसे? इट विल कॉज थ्रोम्बोसिस बाय द टू मैकेनिज्म्स। व्हाट आर दोज मैकेनिज्म? प्रोकोगुलेंट चेंजेस एंड एंटीफाइब्रोटिक। एंडोथेलियल सेल्स का एक्टिवेशन हुआ, वो प्रोथ्रोम्बोटिक एक्टिविटी करेगा जिसकी वजह से थ्रोम्बस और ब्लड क्लॉट वहां पे बने। प्रोकोगुलेंट चेंजेस क्या? हमने एंटीकोगुलेंट इफेक्ट्स में बहुत सारे मीडिएटर्स देखे थे जो कि सेल में एंटीकोगुलेशन इफेक्ट शो करते थे। देखिए, हमने एंटीकोगुलेशन इफेक्ट में देखा था कि एंडोथेलियम से बहुत सारे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो कि एंटी कोगुलेशन शो करते हैं। बट अभी तो हम बात करें कि एंडोथेलियल सेल से कैसे थ्रोम्बोसिस होगी, यानी कि हमें कोगुलेशन करना है ना कि एंटी कोगुलेशन। तो हमें क्या करना होगा? हमें जो एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स थे ना, इन्हें इनिबिट करना है। एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स जैसे कि थ्रोम्बोमोडुलिन, प्रोटीन सी, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन एस, ये सभी फैक्टर्स का थ्रोम्बोमोडुलिन, प्रोटीन सी, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबिटर जो कि एंटी कोगुलेशन करते हैं, अगर हम इसका इनिबिशन कर देंगे इन फैक्टर्स का, तो सेल में क्या परफॉर्म होगी? कोगुलेशन। ऑब्वियसली ये एंटी कोगुलेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें इनका डाउन रेगुलेशन करना है। तो क्या होगा? कोगुलेशन वाले फैक्टर्स का अप रेगुलेशन होगा, उनका एक्सप्रेशन होगा और थ्रोम्बोसिस होगी। So procoagulant changes is only the down regulation of expression of thrombomodulin, protein C and tissue factor pathway inhibitor। अब हमने इसको इन सब एंटी कोगुलेशन वाले जो फैक्टर्स थे उनका इनिबिशन कर दिया, तो सेल में कोगुलेशन परफॉर्म होगी, थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। तो प्रोथ्रोम्बोटिक एक्टिविटी में हमने प्रोकोगुलेंट चेंजेस वाले मैकेनिज्म को समझ लिया है। अब हमें एक और मैकेनिज्म समझना है, एंटी फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट। व्हाट इज दिस एंटी फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट? हमने गाइस फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे को डिस्कस करा था, जहाँ पे हमने देखा था कि फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे अगर एक्टिवेट होगा तो फाइब्रिन का ब्रेकडाउन होगा। बट हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें थ्रोम्बोसिस कॉज करना है, तो फाइब्रिन का तो यहाँ फॉर्मेशन चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? इस पाथवे को कैसे भी करके रोकना होगा। इस पाथवे को कैसे रोक सकते हैं? इसमें मेन कंपोनेंट क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अगर इसका यहाँ इनिबिशन हो जाए तो प्लाज्मिन फॉर्म नहीं होगा और फाइब्रिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, फाइब्रिन फॉर्म होंगे और थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो वही करने को यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स करते हैं, क्रिएट करते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनिबिटर, जो कि इनिबिट करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का एक्सप्रेशन और डाउन रेगुलेट करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसकी वजह से अब फाइब्रिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, फाइब्रिन फॉर्म होंगे और थ्रोम्बोसिस होगी। तो हमने यहाँ डिस्कस करा है कैसे एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी से थ्रोम्बोसिस होती है। सो हम अब सेकेंड कंपोनेंट देखेंगे वर्चुअल ट्रायड का, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी थ्रोम्बोसिस कॉज होती है। नॉर्मल, मैंने यहाँ पे एक ब्लड वेसल ड्रॉ करी है। नॉर्मली ब्लड फ्लो जो प्लेटलेट्स और कोगुलेशन फैक्टर्स है उनका लैमिनार फ्लो होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रली प्लेस्ड मैंने कुछ प्लेटलेट्स और कोगुलेशन फैक्टर को ड्रॉ करा है। क्यों ऐसा? क्योंकि नॉर्मली ब्लड जब लैमिनार पैटर्न में फ्लो होता है तो जो प्लेटलेट्स एंड कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो सेंट्रली मूव करते हैं और जो प्लाज्मा होता है वो पेरिफेरी पे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल की वॉल्स है उन पे एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है
और अगर प्लेटलेट्स एंडोथेलियल सेल के कांटेक्ट में आएंगे तो सेल में थ्रोम्बोसिस या हीमोस्टेसिस परफॉर्म हो सकती है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में थ्रोम्बोसिस ना हो या हीमोस्टेसिस ना हो, इसलिए प्लेटलेट्स को सेंट्रली मूव करा जाता है ताकि वो एंडोथेलियल सेल्स के कांटेक्ट में ना आए। बट जब टर्बुलेंस फ्लो और स्टेसिस होता है तो ये जो प्लेटलेट्स है वो एंडोथेलियल सेल्स के कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोसिस। देखते हैं कैसे होता है। देखिए, जब टर्बुलेंस फ्लो या स्टेसिस होता है तो उस कंडीशन में एंडोथेलियल का डिसफंक्शन होता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन यानी कि हमने देखा था जब एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी होती है तो उसका एक्टिवेशन होता है, यानी कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है। तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा या कह सकते हैं एंडोथेलियल एक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस और कार्डियक थ्रोम्बोसिस। कार्डियक थ्रोम्बोसिस इसलिए मेंशन करा है, मोस्ट कॉमन आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस हमें हार्ट में ही देखने को मिलता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियक थ्रोम्बोसिस। ये बात हुई टर्बुलेंस फ्लो अगर हो रहा है। अगर स्टेसिस फ्लो हो रहा है, स्टेसिस हो रहा है ब्लड का किसी जगह पर, तो वहां हमें वीनस थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है? देखिए, जब ब्लड फ्लो एबनॉर्मल होगा तो जिस साइड पर, जिस ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो है एबनॉर्मल हुआ, वहां पर काउंटर करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से वहां पर ब्लड की स्टेसिस होगी और वहां पर वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। सो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस कब होगी? जब एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा। एंड वीनस थ्रोम्बोसिस कब होगी? जब स्टेसिस होगा। सो हमने यहाँ दो फैक्टर्स को समझा है। अब हम बहुत सारी डिजीजेस को देखेंगे जिसमें एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होता है और उस एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से थ्रोम्बोसिस होती है। अल्टर्ड ब्लड फ्लो contributes to thrombosis in several clinical conditions like atherosclerotic plaque। जिस पेशेंट्स में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग होंगे और अगर उनमें इनका अल्सरेशन हो जाता है, अल्सर्स में हमने क्या देखा था, जो एंडोथेलियल सेल्स होगी, एपिथेलियल सेल्स होगी, वो डैमेज होती है। और हमें पता है अगर एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होगी तो देयर विल बी द एक्सपोजर ऑफ वॉन विलिब्रेन फैक्टर एंड टिश्यू फैक्टर्स आकर, और साथ ही साथ यहाँ पर टर्बुलेंस फ्लो होगा, यानी कि ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो गया। और अगर टर्बुलेंस फ्लो होगा तो डेफिनेटली थ्रोम्बोसिस कॉज करेगा। सो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जिन पेशेंट्स में होगा उनमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस है। और डिजीज मैंने यहाँ मेंशन करी, इस सभी डिजीज के आपको रिजल्ट में थ्रोम्बोसिस कॉज होता हुआ दिखेगा। देखें, एन्यूरिज्म हमने जैसे बेरी एन्यूरिज्म पढ़ा है, हार्ट में भी एन्यूरिज्म होता है। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स का डायलेशन होना। वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल का डायलेशन हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड का लोकल स्टेसिस होगा। और हमें पता है अगर ब्लड एबनॉर्मल ब्लड फ्लो जैसे कि स्टेसिस होता है तो वो थ्रोम्बोसिस को कॉज करता है। और देखते हैं हम और क्या डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया। हम जानते हैं सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जो साइज है वो चेंज हो जाता है, आरबीसी डिफॉर्म्ड हो जाती है। और वही डिफॉर्म्ड आरबीसी जब वो ब्लड स्मॉल ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होगी तो वहाँ उनका स्टॉपेज हो जाएगा, क्योंकि उनका साइज चेंज हो गया और स्मॉल ब्लड वेसल्स के थ्रू वो पास नहीं हो पाएगी, तो वहाँ वो इम्पीड हो जाएगी। सो डिफॉर्म्ड आरबीसी इम्पीड ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से स्टेसिस होगा एंड स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बोसिस कॉज होगा। एएमआई, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है। कैसे? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कार्डियक एन्यूरिज्म हमें देखने को मिले। कार्डियक एन्यूरिज्म बहुत सारी आर्टरीज हार्ट में डायलेट कर जाएगी। उनके डायलेशन से क्या होगा, बहुत सारा ब्लड वहाँ पे लोकल स्टेसिस होगा। लोकल स्टेसिस हमें पता है थ्रोम्बोसिस कॉज करेगा। और मिट्रल वॉल स्टेनोसिस में मिट्रल वॉल अफेक्ट हो गया। अब जो लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक नहीं जा पाएगा, तो ऑब्वियसली लेफ्ट आर्टेरियल डायलेशन होगा और आर्टेरियल फिब्रिलेशन होगा और एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में प्रेजेंट रहेगा। देन इट कॉजेज लोकल स्टेसिस एंड फाइनली थ्रोम्बोसिस विल अकर। और देखते हैं लास्ट क्लिनिकल कंडीशन, हाइपरविस्कोसिटी। हाइपरविस्कोसिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? पॉलीसाइथेमिया वेरा। क्यों? क्योंकि पॉलीसाइथेमिया वेरा में आरबीसी साउंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है बॉडी में, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होते हैं। तो इनके ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन से जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है
उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द फ्लो कॉजेज स्मॉल ब्लड वेसल स्ट्रेसेस एंड अल्टीमेटली थ्रोम्बोसिस will occur. All these diseases are the cause of thrombosis. Last factor of virtual triad जिसकी वजह से thrombosis होती है, hypercoagulability. What is the meaning of hypercoagulability? Abnormal high tendency of the blood to form clot. What is the reason why blood is forming clot in an abnormal condition? The reason is अल्ट्रेशन इन द लेवल ऑफ कोगुलेशन फैक्टर. कोगुलेशन फैक्टर का लेवल अल्टर्ड हो गया है बॉडी में, कोगुलेशन फैक्टर का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, एंटी कोगुलेशन फैक्टर का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो बॉडी में एक कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करने वाली कंडीशन प्रोबेबली इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी वजह से बॉडी में हर जगह क्लॉट फॉर्मेशन दिखेगा. चलते हैं हाइपरकोगुलेबिलिटी प्राइमरी डिसऑर्डर सेकेंडरी डिसऑर्डर में डिफरेंशिएट. प्राइमरी डिसऑर्डर आल्सो टर्म्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकेंडरी इट इज आल्सो टर्म्ड एज एक्वायर्ड डिसऑर्डर. चलें, हमने यहाँ पे कुछ डिजीजेस मेंशन करी है, इन सभी डिजीज को हमको डिटेल में देखना है. अभी तो सिर्फ हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है कि ये डिजीज प्राइमरी डिसऑर्डर में होगी और उसकी वजह से हाइपरकोगुलेबिलिटी होगी. यहाँ कुछ डिजीज है जो कि सेकेंडरी डिसऑर्डर्स है जो कि हाइपरकोगुलेबिलिटी कॉज करेंगे. चलते देखते हैं. फैक्टर 5 लेडेन म्यूटेशन एंड प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन, ये मोस्ट कॉमन डिजीज है जो कि प्राइमरी डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करेगी और उसमें हाइपरकोगुलेबिलिटी देखने को मिलेगी. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये हम डिटेल में देखेंगे. फैक्टर 5 जो है उसमें उसके सिंगल न्यूक्लियोटाइड में एक म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से फैक्टर 5 का इनहिबिशन नहीं हो रहा है. बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैक्टर 5 है तो वो क्या करेगा, कोगुलेशन कैस्केड को इंक्रीज करेगा, पाथवे को प्रमोट करेगा जिसकी वजह से हाइपरकोगुलेबिलिटी होगी. फैक्टर 8, 9, 11 फाइब्रोजन, ऑल दिस फैक्टर हेल्प्स टू प्रमोट कोगुलेशन कैस्केड और ये इनके बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाने से कोगुलेशन कैस्केड बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज होगा और हाइपरकोगुलेबिलिटी होगी. सम रेयर कंडीशंस which also promote hypercoagulability are antithrombin deficiency and protein C and S deficiency. What is the function of antithrombin and protein C and S? They are anticoagulating in our body. They show anticoagulation effect in our body. But जब इनकी deficiency हो जाएगी तो anticoagulation effect body में कम हो जाएगा तो coagulation effect dominate करेगा body में. So अगर इनकी deficiency हो जाएगी तो कोगुलेशन एंटीकोगुलेशन नहीं होगा, कोगुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, सो इट लीड्स टू हाइपरकोगुलेबिलिटी. एंड सम वेरी रेयर डिजीज जो कि हाइपरकोगुलेबिलिटी कॉज करती है वो है होमोसिस्टिन्यूरिया. होमोसिस्टिन्यूरिया के पेशेंट्स होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों हो सकते हैं. होमोजाइगस होमोसिस्टिन्यूरिया, हेटेरोजाइगस होमोसिस्टिन्यूरिया. बट जो हेटेरोजाइगस होमोसिस्टिन्यूरिया के पेशेंट्स हैं उनमें इतनी क्रिटिकल कंडीशन या इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, उनमें रिस्क फैक्टर सिर्फ ओनली 5 फोल्ड होता है. बट अगर होमोजाइगस होमोसिस्टिनिया के पेशेंट्स में बात करें एज कम्पेयर टू हेटेरोजाइगस, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है हाइपरकोगुलेबिलिटी की. सो होमोजाइगस होमोसिस्टिनिया वैसे तो बहुत रेयर कंडीशन है जिसकी वजह से हाइपरकोगुलेबिलिटी होगी. होमोजाइगस होमोसिस्टिन्यूरिया इज द वेरी रेयर कंडीशन विच कॉजेज हाइपरकोगुलेबिलिटी. अब हमने प्राइमरी डिसऑर्डर के कुछ डिजीजेस देखी है, अब हम देखने वाले हैं सेकेंडरी डिसऑर्डर. स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स आर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कार्डियक फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, आर्टेरियल फिब्रिलेशन. इन सभी पेशेंट्स में सेकेंडरी और एक्वायर्ड डिसऑर्डर के पेशेंट्स है ये जिनमें हाइपरकोगुलेबिलिटी हो सकती है. डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इन डिजीजेस में भी आपको हाइपरकोगुलेबिलिटी देखने को मिलेगी. एंड सम अदर रिस्क फैक्टर्स आर कार्डियोमायोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. इन सभी कंडीशंस में भी हाइपरकोगुलेबिलिटी होती है. डोंट वरी, आपको भी अगर याद नहीं हुआ हो तो हम इन सभी डिजीजेस को डिटेल में देखने वाले, आपको वहाँ याद हो जाएगा. चलिए, तो अब हम प्राइमरी डिसऑर्डर्स की जितनी भी डिजीज हमने यहाँ मेंशन करी इनको अब हम डिटेल में समझ लेते हैं. फैक्टर 5 लेडेन म्यूटेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डिसऑर्डर?
एंटी थ्रोम्बोटिक काउंटर रेगुलेटरी पाथवे इज लॉस्ट, यानी कि अब एंटी थ्रोम्बोसिस होगा ही नहीं। इस पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस होगा क्यों होगा? क्योंकि इन पेशेंट्स में हाइपर कोगुलेशन हो रहा है। फैक्टर फिफ्थ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इनका डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा है। क्यों इनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है? सी, इनका नॉर्मल क्या फंक्शन था कि कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करना, फाइब्रिन फॉर्म करना, कोगुलेशन करना, और फिर बाद में इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता था जब इनका यूज नहीं था। अब इस म्यूटेशन की वजह से फैक्टर फिफ्थ का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं। सो देयर इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन इन फैक्टर फिफ्थ which results into factor fifth resistant to the cleavage and inactivation by protein C। यहाँ मैंने इमोजी भी बनाया है दुखी वाला। क्यों? क्योंकि फैक्टर फिफ्थ का हम अगर डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, तो बहुत ज़्यादा कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करेगा और हमें पेशेंट में हाइपर कोगुलेशन देखने को मिलेगा। अगर ये म्यूटेशन नहीं होता तो फैक्टर फिफ्थ का क्लीवेज और इनएक्टिवेशन हो जाता, बट अब क्लीवेज और इनएक्टिवेशन नहीं हो सकता। अब इन पेशेंट्स में हमें क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? क्लिनिकल फीचर हमें इन पेशेंट्स में देखने को मिलेगा रिकरेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन। What is happening in this mutation? There will be the increased level of prothrombin in blood. प्रोथ्रोम्बिन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाउ? कैसे? क्या है इसका रीज़न? इसमें भी सेम म्यूटेशन हो रहा है। कहाँ म्यूटेशन हो रहा है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज G20-210A इन द 3' अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है ब्लड में, इनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। और प्रोथ्रोम्बिन हमें पता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। सो फाइनली हाइपर कोगुलेबिलिटी हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। होमोसिस्टिनीमिया, इट इज़ वेरी रेयर कंडीशन और डिसऑर्डर विच कॉजेज हाइपर कोगुलेबिलिटी, बट हमें समझना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, होमोसिस्टीन का कोगुलेशन से क्या लेना देना? अभी तक हमने हेमोसिस्टेसिस पढ़ा, कोगुलेशन कैस्केड पढ़ा, कहीं पर भी हमने होमोसिस्टीन को मेंशन करा? नहीं करा। बट होमोसिस्टिनीमिया को हम हाइपर कोगुलेबिलिटी का एक कॉज मान रहे हैं। कैसे? क्या लेना देना है होमोसिस्टिन का हाइपर कोगुलेशन से? समझते हैं, बट उसके पहले देखना है कि होमोसिस्टिनीमिया है क्या। होमोसिस्टिनीमिया एक कंडीशन है जिसमें कि होमोसिस्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि होमोसिस्टिन का मीथ्योनिन में कन्वर्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनहेरिटेड या एक्वायर्ड डिसऑर्डर हो गया है। इनहेरिटेड यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ सिस्टाथायोन बीटा सिंथेस, इस एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी तो होमोसिस्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। एक्वायर्ड में बात करें तो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, B12 एंड फोलिक एसिड। ये सभी विटामिन और फोलिक एसिड है ना, को फैक्टर की तरह वर्क करते हैं होमोसिस्टिन को फर्दर मेटाबोलाइज करने में, जैसे कि होमोसिस्टिन से मिथ्योनिन बनाना एंड एनी अदर अमीनो एसिड्स। सो अगर इनकी डिफिशिएंसी हो गई तो होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब मेन क्लाइमैक्स आने वाला है कि क्या हो रहा है ऐसा कि होमोसिस्टिन अफेक्ट कर रहा है कोगुलेशन को। चलते हैं देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिक इफेक्ट ऑफ इंक्रीज होमोसिस्टिन लेवल is due to thioester linkage. Thioester linkage. What is thioester linkage? It is the linkage formed between homocysteine and fibrinogen. Fibrinogen जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है एंड क्लॉट फॉर्मेशन और कोगुलेशन होता है। सो अगर होमोसिस्टिन लेवल इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा फाइब्रिनोजन से बाइंड करेगा और फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन होगा, तो ज़्यादा क्लॉट फॉर्मेशन होगा एंड इट लीड्स टू हाइपर कोगुलेशन।